हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ क्या होता है, कैसे अपनी वेबसाइट का एसईओ किया जाए और कैसे अपनी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव की जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसका यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक कराते हैं। अब एसईओ में बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जिनको अप्लाई करके हम अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक कराते हैं और जिससे हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता है। वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता है तो हमारी अर्निंग भी बढ़ती है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाई वी नीड एसईओ। एसईओ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। मेरे पास एक वेबसाइट है, मैंने सब कुछ सेटअप बनाया हुआ है, मुझे एसईओ की ज़रूरत क्यों है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, आज की दुनिया में ऑनलाइन बिजनेस का बहुत बड़ा स्कोप है। हर चीज़ इंटरनेट पर उपलब्ध है। आपको अगर अपना ऑनलाइन बिजनेस चलाना है तो आपके पास वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वेबसाइट का केवल होना ही ज़रूरी नहीं है। जब तक आपकी वेबसाइट की गूगल में अच्छी रैंकिंग नहीं होगी तब तक आपकी वेबसाइट पर विजिटर नहीं आएंगे, और आपकी वेबसाइट पर विजिटर नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। और गूगल में अपनी वेबसाइट को हाई रैंक पर लाने के लिए आपको एसईओ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ एसईओ। एसईओ के क्या क्या प्रोसेस हैं। एसईओ के मेनली दो प्रोसेस होते हैं, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है। पहले हम बात करेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऑन पेज का मीनिंग है अपनी वेबसाइट को गूगल के रूल के अकॉर्डिंग बनाना। जैसा गूगल चाहता है, जैसे गूगल के रूल हैं, जैसे गूगल की पॉलिसीज़ हैं, वैसे ही अपनी वेबसाइट को बनाना। ऑन पेज एसईओ में हम अपनी वेबसाइट को एडिट करके उसे ऐसा बनाते हैं कि गूगल उसे इजीली रीड कर सके और यूज़र भी वेबसाइट से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। वेबसाइट का लुक भी ऐसा हो कि यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों और गूगल को भी वो वेबसाइट को रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ऑन पेज एसईओ को मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है वेबसाइट की स्पीड। वेबसाइट की स्पीड, आपकी वेबसाइट कितनी तेज़ी से खुलती है लोगों के ब्राउज़र में। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड 1 सेकंड से 5 सेकंड है, 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच है, तो आपकी वेबसाइट फास्ट है, आपकी वेबसाइट अच्छी चल रही है, क्योंकि आपकी वेबसाइट 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में लोड हो जाती है। अब अगर आपकी वेबसाइट 5 सेकंड से ज़्यादा लेती है, आपकी वेबसाइट 5 से 10 सेकंड तक ले लेती है लोड होने में, इसका मतलब आपकी वेबसाइट एवरेज है। आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, आपको उसकी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। अब अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड 10 सेकंड से ज़्यादा है, आपकी वेबसाइट 10 सेकंड से ज़्यादा में लोड होती है, इसकी मतलब आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा पुअर है। आपको अपनी वेबसाइट को किसी डेवलपर को दिखाना होगा, या फिर आप अगर खुद डेवलपर हैं तो उसमें बहुत सारी जावास्क्रिप्ट जो हैं जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ा रही हैं, उनको देखना होगा, उनको हटाना होगा और अपनी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाना होगा। वेबसाइट की जो स्पीड होती है एक्चुअली वो बहुत बड़े बड़े बैनर, जैसे कि आप एचडी बैनर यूज़ कर रहे हैं या फिर बहुत बड़ी जावास्क्रिप्ट के कोड यूज़ कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट के कोड यूज़ होने से उनके लोड होने में जितना ज़्यादा कोड होगा उतना ज़्यादा वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगेगा। तो आप अपनी वेबसाइट के कोड को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इमेज को ऑप्टिमाइज़ करिए, उस तरह से आप अपनी वेबसाइट को स्पीड को कम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आती है टाइटल टैग। टाइटल, किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए टाइटल टैग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपका टाइटल जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा, आपकी रैंक उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी सर्च इंजन रैंकिंग को उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाएं एक अच्छा टाइटल। एक अच्छा टाइटल कैसे बनाएं वेबसाइट के लिए। देखिए, मेटा टाइटल जो है, आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है उसकी लेंथ जो है 70 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, यानी 70 अक्षर। 70 अक्षर से ज़्यादा यूज़र गूगल रीड नहीं करता। अगर आप अपना मेटा टाइटल बहुत बड़ा बना दें, मान लो आप एक पैराग्राफ लिख कर डाल दोगे टाइटल में, तो गूगल उसको इग्नोर कर देगा, जो आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो आप ध्यान रखिए 70 कैरेक्टर्स तक ही आपकी टाइटल की लेंथ होनी चाहिए।
ठीक है। सेकंड थिंग, आप जब टाइटल बनाओ तो एक ही जैसे कीवर्ड को बार बार रिपीट न करिए। जैसे कि मान लो कि हमें अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है इंडिया टूर से, इंडिया टूर, तो अब हम डाल रहे हैं इंडिया टूर, कॉमा इंडिया टूर्स, बेस्ट इंडिया टूर। इस तरह से बार बार सेम चीज़ टाइटल में नहीं रिपीट करनी चाहिए। हर बार सेम कीवर्ड यूज़ करेंगे तो गूगल को लगता है ये ओवर ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, ये बार बार अपनी टाइटल में कीवर्ड भर रहा है। कीवर्ड डालना है टाइटल में, लेकिन बार बार सेम कीवर्ड रिपीट नहीं करना है। ठीक है। अब बात आती है मेटा डिस्क्रिप्शन की। तो मेटा डिस्क्रिप्शन भी जैसे कि टाइटल काम करता है, तो सेकंड नंबर पे मेटा डिस्क्रिप्शन की प्रेफरेंस होती है। गूगल मेटा डिस्क्रिप्शन को देखकर ही हमारी वेबसाइट को रैंक देता है। ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन एक्चुअली हमारी वेबसाइट का एक डिस्क्रिप्शन होता है जो गूगल को बताता है कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है। हमारी सपोज मेरी क्रिकेट की वेबसाइट है, ट्रैवल की वेबसाइट है, ये गूगल हमारे डिस्क्रिप्शन को पढ़ के समझता है कि ये वेबसाइट जो है क्या बताना चाह रहा है। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे बनाएं एक अच्छा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ जो है 160 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। जैसे टाइटल की लेंथ 70 कैरेक्टर थी, वैसे ही इसकी लेंथ 160 कैरेक्टर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो गूगल को उसको इग्नोर कर देगा, गूगल उसको रीड नहीं करेगा। अब मेटा डिस्क्रिप्शन आपको कैसे बनाना है? मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको अपना कीवर्ड डालना है, इसके अलावा आपको कुछ सिनोनियम्स वर्ड यूज़ करने हैं। सिनोनियम्स मतलब पर्यायवाची। ठीक है। जैसे इंस्पिरेशन का मोटिवेशन, ठीक है, टूर का ट्रैवल, आपको इसमें सिनोनियम्स यूज़ करना है। आप बार बार कीवर्ड भरेंगे तो स्पैम हो जाएगा, आपकी साइट रैंक नहीं करेगी। आपको सिनोनियम्स यूज़ करने पड़ेंगे। सिनोनियम्स के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, नेट पर जाइए, thesaurus.com, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कोई भी वर्ड डालेंगे उसके हज़ारों सिनोनियम्स निकल के आ जाते हैं। आप वहाँ से सिनोनियम्स लीजिए। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है ऑन पेज में कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब है कि आप अपने कंटेंट में कितनी बार कीवर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं। मतलब कि आपने जैसे 100 वर्ड लिखे, आपका कंटेंट जो है 100 वर्ड का है, अब आप उसमें बार बार बीच में कीवर्ड भरे जा रहे हैं, कीवर्ड भरे जा रहे हैं। मान लो आपका 100 वर्ड का कंटेंट है और आपने 20 बार अपना कीवर्ड रख दिया, आपकी वेबसाइट कभी रैंक में नहीं आएगी। कीवर्ड डेंसिटी जो है वो आपकी केवल 2 से 3% होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा आपने किया तो 5%। 5% से ज़्यादा आपका अगर कीवर्ड दिख रहा है बार बार गूगल में तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। तो आप ध्यान रखिए कि मान लो आपका जो कंटेंट है अगर 100 वर्ड का है तो केवल 5% तो मैक्सिमम हो गया। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप केवल 3% ही कीवर्ड को यूज़ करिए पूरे कंटेंट में। ठीक है। इसके बाद आता है हिडन कंटेंट। आपकी वेबसाइट में कोई हिडन कंटेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई कंटेंट हाइड नहीं होना चाहिए। जो चीज़ है वो गूगल के सामने होनी चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि गूगल को दिखाने के लिए तो कंटेंट को दिखा देते हैं। ठीक है, आपके साइट पे कंटेंट है लेकिन यूज़र को दिखाई नहीं देता, वो यूज़र के लिए हाइड कर देते हैं, यूज़र को लिए छुपा देते हैं। तो गूगल इस चीज़ को स्पैम मानता है। आपकी वेबसाइट में कोई भी हिडन कंटेंट या हिडन इमेज या हिडन कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो चीज़ है जैसा सेम आप गूगल को दिखा रहे हो वैसा ही सेम आपकी वेबसाइट यूज़र को दिखनी चाहिए। अगर आप कई बार लोग क्या करते हैं, वेबसाइट गूगल को कुछ और दिख रही है, यूज़र को कुछ और दिख रही है, लोगों को कुछ और दिख रही है, गूगल को कुछ और दिख रही है। वैसा आपकी वेबसाइट में कुछ हिडन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है इमेज एल टैग। जब इमेज होता है, इमेज के अंदर एक एल टैग होता है। जैसे कि सपोज एल टैग का मतलब होता है कि एक्चुअली क्या है कि गूगल इमेज को नहीं पढ़ पाता। गूगल को नहीं पता ये सचिन तेंदुलकर की इमेज है या फिर ये विराट कोहली की इमेज है या ये भगवान की इमेज है, गूगल को कुछ नहीं पता। गूगल एल टैग से ही पता करता है कि ये इमेज किसकी है। सपोज आपकी वेबसाइट पे सचिन तेंदुलकर की इमेज लगी हुई है, उसमें आपने एल टैग डाला हुआ है सचिन तेंदुलकर, तो गूगल तुरंत समझ जाएगा ये सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो है। अगर आपकी वेबसाइट में एल टैग नहीं है तो गूगल को नहीं पता चलेगा ये किसकी फ़ोटो है। तो उससे क्या होता है कि एल टैग से हमारी रैंकिंग बढ़ती है। सपोज हम लिख रहे हैं, हम सपोज कुछ किसी की बायोग्राफी लिख रहे हैं, सपोज हम लिख रहे हैं महात्मा गांधी की बायोग्राफी। अब हमने उसमें एक फ़ोटो डाली महात्मा गांधी की, हमने उसमें एल टैग दिया इमेज में महात्मा गांधी। गूगल तुरंत समझ जाएगा ये फ़ोटो महात्मा गांधी की है और ये बंदा महात्मा गांधी के बारे में लिख रहा है। लेकिन अगर आपने एल टैग नहीं लगाया तो गूगल को पता ही नहीं चलेगा ये इमेज किसकी है। गूगल सोचेगा ये पता नहीं इसने किसकी उठा के इमेज लगा दी हो, गूगल उस इमेज को रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एल टैग जरूर यूज़ करिए। इसके बाद आता है यूआरएल स्ट्रक्चर।
मतलब आप जो अपने ब्लॉग में जो पोस्ट लिख रहे हैं उसका यूआरएल जो है, उसका लिंक जो है वो कैसा बन रहा है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता वो कैसा यूआरएल बनाते हैं, जैसे abc.com/123.html इस तरह से न्यूमेरिक बना देंगे या कुछ और बना देंगे। आपका जो यूआरएल है उसमें कीवर्ड आना चाहिए। जैसे कि आपने बनाया है abc.com/indiatours.html, सपोज हम इंडिया टूर से रैंक कराना चाह रहे हैं तो हमारी वेबसाइट का यूआरएल ऐसा होना चाहिए, हमारी पोस्ट का यूआरएल abc.com/indiatours.html। ठीक है, आपके यूआरएल में, पोस्ट के यूआरएल में कीवर्ड आ जाना चाहिए। ठीक है, तभी इसको गूगल रीड कर पाएगा, और ID 1 2 3 इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आता है इंटरनल लिंक्स। ठीक है, देखिए आपको पता है कि एसईओ के लिए बैकलिंक्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बैकलिंक जितने क्वालिटी होंगे उतनी अच्छी वेबसाइट की रैंकिंग होगी। तो जब हम दूसरों की वेबसाइट से लिंक लेते हैं, जब हम दूसरों की वेबसाइटों पे जा जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक लगाते हैं, हम अपनी वेबसाइट से ही अपना लिंक क्यों ना लें, हम अपनी वेबसाइट पे ही अपने लिंक्स क्यों ना लगाएं। इसको बोलते हैं इंटरनल लिंक्स। अपनी वेबसाइट पर अपनी ही वेबसाइट के लिंक लगाना। सपोज हमने कोई पोस्ट लिखी, सपोज महात्मा गांधी की बायोग्राफी। अब महात्मा गांधी से रिलेटेड या फिर किसी और की बायोग्राफी हमने अगर लिखी है तो उससे रिलेटेड जो पोस्ट हैं उनका लिंक लगाओ अपनी साइट में। ठीक है, और इंटरनल लिंक्स की एक बात और ध्यान रखें कि इंटरनल लिंक्स किसी भी पेज पे 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरनल लिंक यूज़ कर रहे हो तो भी आपकी वेबसाइट के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि गूगल को ऐसा लगेगा कि ये यूज़र के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं लिख रहा है, ये तो बस अपना लिंक लगाया जा रहा है। गूगल को ऐसा लगेगा कि आप केवल लिंक लगा रहे हैं, आप कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहे हैं, इसलिए केवल 5 लिंक से कभी ज़्यादा ना लगाएं। ठीक है, उसके बाद आता है gzip कंप्रेशन। gzip कंप्रेशन का मतलब है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपकी जितना ज़्यादा कोड होगा आपकी वेबसाइट उतनी ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो gzip कंप्रेशन क्या करता है, आपकी वेबसाइट के कोड को कंप्रेस कर देता है, आपकी वेबसाइट कोड को दबा के छोटा कर देता है। ठीक है, उससे आपकी वेबसाइट का कोड छोटा हो जाएगा, वेबसाइट की स्पीड तेज हो जाएगी। gzip कंप्रेशन के लिए आप थोड़ा सा नेट पे पढ़ लीजिए, वैसे ही छोटा सा एक कोड होता है, वैसे वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन भी आते हैं। इसके अलावा आप W3 टोटल कैश या फिर कोई कैश प्लगइन डाल लीजिए तो आपका gzip इनेबल हो जाएगा। ठीक है, उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड 70% तक बढ़ जाएगी। और अब इसके बाद आता है बोल्ड इंपॉर्टेंट कीवर्ड। आपके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अपने कंटेंट में बोल्ड करिए। बोल्ड का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, बोल्ड का मतलब इम्पॉर्टेंट। जैसे कि आप कोई पोस्ट लिख रहे हैं, आपने अपने ब्लॉग में कोई आर्टिकल डाला है, आप उसे जिस कीवर्ड से रैंक कराना चाहते हैं उन कीवर्ड्स को बोल्ड कर दीजिए, जिससे कि गूगल को समझ में आ जाएगी कि ये इस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहा है, ये चाह रहा है कि इस चीज़ से रैंक कराई जाए। फिर गूगल आपको उस कीवर्ड से रैंक भी देगा। ठीक है, और वेबसाइट का स्ट्रक्चर, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा ना हो कि गूगल की यूज़र को सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट में ढूंढनी पड़े। आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, यूज़र के लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो कि यूज़र आए तो आपकी वेबसाइट को देख के एकदम खुश हो जाए कि वाह क्या वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पर कमेंट करने के लिए तैयार हो जाए, आपकी वेबसाइट को बार बार विजिट करना चाहे, ऐसा लुक होना चाहिए एकदम अट्रैक्टिव। ठीक है, इसके बाद आता है ऑन पेज में रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। देखिए आजकल मेरी वेबसाइट है hindisouch.com, जिस पर आज की डेट में 75,000 पेज व्यूज रोज़ाना होते हैं। लेकिन सब मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरी वेबसाइट पर 75 से 80% ट्रैफिक मोबाइल से आता है, केवल 25 या 20% ट्रैफिक ही डेस्कटॉप से आता है या लैपटॉप से आता है। तो सबसे पहले हमें अपनी वेबसाइट को मोबाइल यूज़र के लिए ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। हमारी वेबसाइट, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जो कि अपनी विड्थ और हाइट, वेबसाइट की विड्थ और हाइट को ऑटोमेटिक सेट कर लेती है। अगर वो डेस्कटॉप पे खुलेगी तो वो डेस्कटॉप की तरह अच्छे डेस्कटॉप की तरह खुलने लगेगी वेबसाइट। अगर मोबाइल पे खुलेगी तो मोबाइल की तरह वो मोबाइल की विड्थ को देख के अपनी विड्थ खुद ही कम कर लेगी, खुद ही बढ़ा लेगी। इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। डिवाइस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेना। वो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए आप किसी डेवलपर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपको एक छोटा सा टूल बताता हूँ, बूटस्ट्रैप वर्डप्रेस पे कोई प्लगइन भी मिल सकता है। बूटस्ट्रैप एक छोटा सा, आपको बस केवल उसकी लाइब्रेरी अपनी वेबसाइट में ऐड करनी है और आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव हो जाएगी बूटस्ट्रैप के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आता है हेडिंग स्ट्रक्चर।
मतलब कि जैसे कि वेबसाइट में हेडिंग्स होती हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6, इस तरह से ये हेडिंग्स होती हैं। H1 को गूगल सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। H1 में जो कीवर्ड आपका डला हुआ होगा गूगल उसको सबसे जल्दी रैंक देगा। गूगल H1 का मतलब है हाई इंपॉर्टेंस, H2 का मतलब थोड़ी कम इंपॉर्टेंस, H3 का मतलब थोड़ी कम इंपॉर्टेंस, H4 का मतलब और कम इंपॉर्टेंस। ये हेडिंग्स होती हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि किसी की महात्मा गांधी की बायोग्राफी, ये तो हो गया H1 सबसे मेन कीवर्ड। उसके बाद आता है कि इनका जीवन परिचय, इनकी डेट ऑफ बर्थ, ये हो गया H2, H3 अंदर की छोटी छोटी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। ठीक है, तो हेडिंग आपको क्या करना है कि अपने पूरे वेब पेज में केवल एक वेब पेज पे केवल एक H1 आना चाहिए। H1 एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, H3 और H2 आप 2 या 3 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका भी एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले H1 ऊपर आना चाहिए, उसके बाद H2, उसके बाद H3, उसके बाद H4। ऐसा ना हो कि सबसे पहले H2 आ रहा है, फिर H1 आ रहा है, फिर H3 आ रहा है, फिर H7 आ रहा है। एक फ्लो में चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, ताकि गूगल को लगे पहले एक मेन हेडिंग लिखी हुई है, उसके बाद उसकी सब हेडिंग, उसके बाद उसकी सब हेडिंग। ऐसा ना हो कि बस चलता जा रहा है। ठीक है, उसका सीक्वेंस का ध्यान रखना है। इसके बाद आती है साइट मैप। साइट मैप का मतलब होता है मैप से, जैसे कि आपको पता चल रहा है एक नक्शा। ठीक है, तो मैप का मतलब होता है कि आपकी साइट मैप जो है एक XML फाइल होती है जिसमें आपकी वेबसाइट की सारी पोस्ट, सारी कैटेगरी, सारे टैग का एक नक्शा जैसा बना हुआ होता है। जब गूगल, याद रखना, जब गूगल किसी भी वेबसाइट को क्रॉल करता है, जब गूगल किसी भी वेबसाइट को रीड करता है, तो गूगल सबसे पहले साइट मैप को ढूंढता है। गूगल सबसे पहले साइट मैप को ढूंढता है, क्योंकि साइट मैप से ही उसे पता चलता है कि कौन सा पेज कहाँ पे है और कौन सा टैग या कैटेगरी कहाँ पे लगी हुई है। तो साइट मैप को देखकर वो पूरी वेबसाइट को क्रॉल कर जाता है। इसलिए अपनी वेबसाइट में साइट मैप जरूर डालें। साइट मैप भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है साइट मैप HTML, एक होता है साइट मैप XML। आप HTML डालो या ना डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी वेबसाइट में XML साइट मैप का होना बहुत ज़रूरी है। XML साइट मैप गूगल के लिए होता है, HTML साइट मैप यूज़र के लिए होता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक शॉर्ट में पूरा ऑन पेज क्लियर किया हुआ है। अगर मैं डीप में जाऊँ तो अभी ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। मैं नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ में इसको डिटेल में भी टॉपिक वाइज टॉपिक बताऊंगा, लेकिन मैंने एक शॉर्ट में आपको एक ऑन पेज ख़त्म किया। अब हम बात करते हैं ऑफ पेज की। जब ऑफ पेज की बात करते हैं तो मेन फोकस आता है बैकलिंक पर। बैकलिंक एक तरह से वेबसाइट को एक सपोर्ट देते हैं। जितने ज़्यादा क्वालिटी बैकलिंक होंगे उतनी ज़्यादा गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन बढ़ेगी। आइए समझते हैं ऑफ पेज में क्या क्या करना होता है। सर्च इंजन सबमिशन, सबसे पहले होता है सर्च इंजन सबमिशन। सबसे पहले अपनी वेबसाइट को गूगल, याहू, एमएसएन, अल्टा विस्टा, अलेक्सा, ऐसे यंडेक्स, ऐसी फ्री वेबसाइट पर सबमिट करो। ठीक है, बिंग वगैरह, बहुत सारे गूगल के अलावा और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं, आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट को सबमिट करो। और जब अपनी वेबसाइट को आप सर्च इंजन की लिस्ट पे सब पे सबमिट कर दोगे तो देखना आपकी वेबसाइट कुछ ही दिनों में तेज़ी से इंडेक्स होनी चालू हो जाएगी, तेज़ी से रैंक आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, यूज़ कीवर्ड इन पोस्ट। सेकंड थिंग आती है यूज़ कीवर्ड इन पोस्ट। अपने आर्टिकल, अपनी पोस्ट में कीवर्ड का यूज़ करो। अगर आपकी वेबसाइट पर आपकी पोस्ट और कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, आपने उसमें कोई आर्टिकल नहीं डाला, तो वो रैंक कैसे करेगा? रैंक जब आपने उसमें कोई कीवर्ड ही नहीं डाला, गूगल उसको रैंक कैसे दे, क्यों दे? ठीक है, आपको अपनी आर्टिकल में कीवर्ड जरूर डालना है। बुक मार्किंग वेबसाइट्स, अपनी वेबसाइट की बुक मार्किंग करिए। नेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो बुक मार्किंग वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे एक्चुअली वायरल कंटेंट बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं। और बुक मार्किंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि reddit.com है, इसके अलावा StumbleUpon है। ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट हैं बुक मार्किंग की जहाँ पे वायरल कंटेंट शेयर होते हैं। आप बुक मार्किंग वेबसाइट्स पर अपनी वेबसाइट को शेयर कीजिए, वहाँ से लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आपकी वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी। इसके अलावा आती है डायरेक्टरी सबमिशन। वैसे डायरेक्टरी सबमिशन आजकल बंद हो गया है, अब उतना ज़्यादा डायरेक्टरी सबमिशन नहीं होता, लेकिन कुछ डायरेक्टरी वेबसाइट आज भी इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी अच्छी हैं कि आप उनका यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए उनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डीमोज, याहू डायरेक्टरी। ये इतनी बड़ी डायरेक्टरी है कि अगर इनमें आपका लिंक सबमिट हो जाए तो आपकी वेबसाइट रॉकेट की तरह उड़ के आ जाएगी रैंक में। ठीक है, अगला आता है फेसबुक पेज प्रमोशन।
देखिए, सबको पता है फेसबुक आज की डेट में एक सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क है। आप फेसबुक पर अपना पेज बनाइए, अपने इन फ्रेंड्स को पेज लाइक करने के लिए इनवाइट करिए, ग्रुप बनाइए, ग्रुप में लोगों को जोड़िए, ठीक है, और वहाँ पे अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करिए, लोगों को अपनी वेबसाइट के बारे में बताइए, ठीक है, जिससे कि लोग आपकी वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और एक बार अट्रैक्ट चालू हो जाएं, आपकी पोस्ट उनको अच्छी लगेगी तो वो रेगुलर आने लगेंगे तो आपका ट्रैफिक स्टार्ट, ठीक है। इसके अलावा गूगल प्लस को यूज़ करिए। देखिए, गूगल प्लस जो है वो गूगल का खुद का सोशल मीडिया नेटवर्क है, तो गूगल उसको फेसबुक से ज़्यादा प्रेफरेंस देता है क्योंकि वो खुद का है। देखो, गूगल प्लस जो है वो गूगल ने बनाया है, इसलिए गूगल उसको रैंकिंग फैक्टर में इंक्लूड करता है, ठीक है। गूगल प्लस को अपना स्ट्रॉन्ग बनाया, उससे फॉलोअर्स बढ़ाएं। अब आता है ट्विटर पे ट्रेंड और हैशटैग ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। हैशटैग, आप ट्विटर पे अपनी पोस्ट डालिए और अपने कीवर्ड पे हैशटैग लगाइए, हैशटैग से तेज़ी से आपकी रैंकिंग ऊपर आने लगेगी। हैशटैग का यूज़ करिए। इसके बाद आता है क्लासिफाइड सबमिशन। सपोज आप अपनी वेबसाइट पे कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ चीज़ें, घड़ियाँ सेल कर रहे हैं, कपड़े सेल कर रहे हैं, तो आप OLX, क्लासिफाइड, ऐसी वेबसाइट्स हैं, OLX क्विकर, अपनी ऐसी वेबसाइट पर भी अपने ऐड डालें। ये एडवर्टाइजिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ से यूज़र आपकी वेबसाइट पर आने लगेंगे, आपकी वेबसाइट से सेल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आता है क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करें, जैसे कि quora.com है, याहू आंसर्स हैं। बहुत सारे लोगों को चीज़ें पता नहीं होती तो वो क्वेश्चन आंसर वेबसाइट पे अपने क्वेश्चन लिख देते हैं कि सर हमको एक 12th क्लास का एक प्रोजेक्ट बनाना है, वो कैसे बनाया है, वो ऐसे अपना क्वेश्चन डाल देते हैं। आप वहाँ ऐसी वेबसाइट पर अपने आंसर डालिए, ठीक है। आप उन वेबसाइट पर आंसर डालिए। कोई पूछ रहा है कि मैं अच्छे शूज़ कहाँ से खरीदूँ और आपकी वेबसाइट शूज़ सेल करने की है, तो आप वहाँ पे कमेंट डालिए कि मेरी वेबसाइट पर इतने कम प्राइस में इतने अच्छे शूज़ मिलते हैं, तो वहाँ से आपके पास विजिटर्स आने लगेंगे। इसके बाद आता है स्लाइड शेयर वगैरह। ब्लॉग कमेंटिंग क्या है कि जैसे कि दूसरे लोग, मान लो जैसे कि हमने आज ब्लॉग स्टार्ट किया, हमसे पहले से बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग्स बना रखे हैं, उनके ब्लॉग पर कमेंट करिए ताकि लोग, अब देखो, उनकी जो हाई ट्रैफिक वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट पर डेली लाखों हज़ारों लोग आते हैं। हम उनकी वेबसाइट पर कमेंट करेंगे तो लोग कम से कम 10-50 लोगों की तो नज़र हमारे कमेंट पर पड़ेगी। अगर उनकी वेबसाइट पर 1000 लोग आ रहे हैं तो कम से कम 10 लोगों की नज़र तो हमारे कमेंट पर पड़ेगी, तो वो हमारी वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है। तो आप दूसरे जो हाई ट्रैफिक ब्लॉग हैं उन पर कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। उसके अलावा आता है गेस्ट पोस्ट में क्या है कि आप अपनी वेबसाइट को दूसरे लोगों की वेबसाइट पर अपनी एक कोई पोस्ट डालिए, अपना आर्टिकल डालिए, जिससे कि वो आपकी वेबसाइट पर एक क्वालिटी बैकलिंक मिलता है। सपोज कोई वेबसाइट बहुत हाई ट्रैफिक वेबसाइट है, आप उसको आर्टिकल भेजो, वो आपका आर्टिकल सबमिट करेगा और आपकी वेबसाइट का एक लिंक लगा देगा। तो सोचो, कोई बहुत बड़ी वेबसाइट जिसके पास लाखों ट्रैफिक है, उसकी वेबसाइट पर आपका लिंक लग जाएगा तो आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक कितना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को गेस्ट पोस्ट करके भी इंप्रूव कर सकते हैं और इससे एक अच्छा बैकलिंक भी मिलता है। तो दोस्तों, अब आपको सर्च इंजन का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। काफ़ी चीज़ें मैंने इस शॉर्ट वीडियो में समझाई हैं और भी आगे आपको बताऊंगा। आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते रहें। थैंक यू।